राधे राधे भाई सभी को। अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इससे पिछला जो केमिस्ट्री का लेक्चर था उसमें अपन ऑर्बिट के बारे में बात कर चुके थे। सब ऑर्बिट क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके थे। कक्षक कितने होते हैं, क्या होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ चुके थे। अब हम उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपन समझते हैं कि किस प्रकार से किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कोष में जाएगा, उसके बाद किस कोष में जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को बताने के लिए एक नियम है जिसे हम क्या बोलते हैं, अफवाहों का नियम, है ना। ओवरऑल हम जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन निकालने का, उसकी कंडीशन निकालने का कि वह किस ऑर्बिट में होगा, किस सब ऑर्बिट में होगा, किस कक्षक में होगा। इन सब की जानकारी किससे मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मिलती है। और उन चीज़ों को निकालने के लिए ही हम किनको पढ़ रहे हैं, इन जो ऑर्बिट के बारे में, सब ऑर्बिट के बारे में या कक्षक के बारे में। और जो अब अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा अफवाहों का नियम, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और अपन जो आज का टॉपिक है कौन सा, अफवाहों का नियम है। अब ये नियम क्या है ना, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अफवाहों का नियम, है ना। इस नियम का मतलब क्या होता है, देखो, अफवाहों का मतलब होता है रचना करना। क्या होता है, रचना करना, है ना, रचना करना। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ है कि भाई जो तत्व का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पहले किस कोष में जाएगा, उसके बाद कौन से कोष में जाएगा, उसके बाद फिर कौन से कोष में जाएगा, इस चीज़ की जानकारी कौन सा देता है, ये नियम देता है, अफवाहों का नियम, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक सीक्वेंस है, वो अपने को याद रखना है ना, वो अपने को फॉलो करना है, तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, यदि मैं बात करूं भाई पहला ऑर्बिट, है ना, और पहले ऑर्बिट में कौन सा सब ऑर्बिट मिलता है, बोला कि एस सब ऑर्बिट मिलता है। दूसरा जो ऑर्बिट है उसमें कौन कौन से सब ऑर्बिट मिलते हैं, बोला कि ये तो 2s मिलता है और एक 2p मिलता है। जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें कितने सब ऑर्बिट मिलते हैं, 3 मिलते हैं ना, 3p, 3s, 3p और 3d, है ना, spd तीनों मिलते हैं। चौथा जो ऑर्बिट है उसमें कितने उपकोष मिलते हैं, बोला कि उसमें 4 मिलते हैं। एक तो s मिलता है, एक p मिलता है, एक d मिलता है और एक f मिलता है। सही कह रहा हूँ। अच्छा, पांचवा जो ऑर्बिट है, पांचवे ऑर्बिट में कितने उपकोष होंगे, एक तो s हो गया, एक p हो गया, एक d हो गया, है ना। हालांकि इससे आगे भी होते हैं, जिन कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अपने लिए इतना ही सफिशियंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब अपन इनके एग्जाम्पल करेंगे और बेसिकली आपको जो आवर्त सारणी है उसमें 30 परमाणु क्रमांक तक आपको तत्व याद रखने हैं, और वो 30 परमाणु क्रमांक तक जो तत्व हैं वो इसमें आसानी से आ जाएंगे। तो अपने को इतना ही पढ़ना, ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना अपने को, ठीक है। इसके बाद छठवा ऑर्बिट है, छठवें ऑर्बिट में कितने, 6s और 6p, है ना, 2 लेने हैं। इसके बाद 7s है। इस तरीके से अपने को एक ट्रायंगल बना लेना। क्या बना लेना, ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ समझिएगा। देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, पहले कोष के s उपकोष में जाएंगे, ठीक है। दूसरे की बात करें कि दूसरा, फिर उसके बाद किस में जाएंगे, बोला कि 2s में जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें ऐसा तीर का निशान लगाइए, किस में जाएंगे, 2p में जाएंगे, उसके बाद 3s में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस पर क्रॉस का निशान लगाइए, किस में जाएंगे, इस 3s के बाद 3p में जाएंगे, उसके बाद 4s में जाएंगे, है ना। 4s के बाद फिर इस पर तीर का निशान लगाइए, किस में जाएगा, 3d में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 4p में जाएगा, 4p के बाद 5s में जाएगा, है ना। इसके बाद फिर आप इसमें लगाइए, है ना, किस में जाएगा, 4d में जाएगा, उसके बाद फिर 5p में जाएगा, उसके बाद और फिर 6s में जाएगा, है ना। और इसी प्रकार से इसको भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस सीक्वेंस को अपने को फॉलो करना है। और ये जो चीज़ है ना, ये अपने को याद रखनी है, ठीक है। कौन सी, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p है, 5s, 4d, 5p और 6s, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने को याद रखनी है, क्योंकि यहीं से है अब आगे पता लगेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में जाएगा, कौन से उपकोष में जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना, और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन सोडियम का एग्जांपल लेते हैं ना। सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 11, और इसका जो परमाणु भार है कितना है, 23, कितना है, 23, ठीक है। अब यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये क्या हो गया, इसका नाभिक हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये इसका दूसरा ऑर्बिट हो गया और ये इसका तीसरा ऑर्बिट हो गया, ठीक है। बात आई आपके समझ में।
अच्छा, पहला जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n² से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये लिख दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन ये लिख दिया, ठीक है। जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक 3 4 5 6 7 और 8 है ना। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में हो गए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बाहर वाले कोष में आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसकी जो है स्ट्रक्चर बनेगा। अब किस प्रकार से कौन से कोष में जाएगा ये चीज़ समझिएगा, है ना। देखो, सबसे पहले किस में जाएगा, पहला जो ऑर्बिट है उसके सब ऑर्बिट एस में जाएगा, और एस कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे। उसके बाद 2s में जाएगा, 2s एस भी 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकता है। उसके बाद 2p में जाएगा, p कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसके बाद किस में जाएगा, 3s में जाएगा। कितने हो गए ये, 2 2 4 6 10 हो गए, यानी एक बचा, यानी कि 3s। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की जो है अपने को दिखाना है, दर्शाना है ना, यानी कि पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कैल्शियम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, कैल्शियम की। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 20। कितना है, 20। और उसका जो परमाणु भार है कितना है, 40, है ना। अब इसका यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो किस तरीके से बनेगा, ये नाभिक हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट, है ना। इस तरीके से 4 ऑर्बिट बन लेते हैं ना। पहला ऑर्बिट है, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। दूसरे में 8 जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो तीसरा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया था कौन सा, 2n² के भाई कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन देखो, जब हम परमाणु की बात करते हैं तो इसमें एक सिद्धांत आता है, अष्टक नियम। और वो अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी परमाणु है वह प्रयास करता है कि उसका जो बाह्यतम कोश है ना, तो उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। अष्टक उसे ही कहते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने के बाद ना वो जो ऑर्बिट होता है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो हमेशा प्रयास करता है और बाह्यतम कोश कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हों। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, वो कोश आएगा, उसमें कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और हालांकि इसके आगे जो अष्टक नियम आएगा उसमें और इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब ये कितने हो गए, देखो 2 पहले ऑर्बिट में हो गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 हो गए, तीसरे ऑर्बिट में 8 हो गए। 8 और 8 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए। कितने बचे, 2 बच्चे, अभी बाहर बाहर में 2 आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस चीज़ को आगे समझिएगा कि भाई इसमें किस तरीके से लिखेंगे। इसमें इसको इस तरीके से लिखेंगे, भाई पहले जो ऑर्बिट है उसका सब ऑर्बिट 2, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बोला कि 2। दूसरे में कितने जाएंगे, 2, है ना। 2p में, p में कितने जाते हैं, 6। 3s में, s में कितने जाते हैं, 2। 3p में कितने जाएंगे, 6, है ना। उसके बाद कौन सा, अब कितने हो गए, टोटल काउंट कर लेते हैं। 2 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12 और 6 18 हो गए, यानी कि अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो उसके बाद 3p के बाद क्या आता है, 4s। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना। कितने हो गए, 20। तो इस तरीके से इस चीज़ को लिखा जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से कैल्शियम का है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या सभी तत्वों का इसी प्रकार से होता है या फिर इसमें कुछ अपवाद भी है, या इसमें कुछ अपवाद भी है ना। तो अब अपन उन अपवादों की बात कर लेते हैं, भाई कहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है ना। तो एक तो है आपका क्रोमियम। कौन सा, क्रोमियम। क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 24। 24 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 24 है। अच्छा, जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 है तो इसका जो विन्यास होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए ना। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया। इसके बाद 4s आएगा ना, 4s2 हो गया, फिर 3d। अब कितने हो गए, 2 2 4 6, 6 और 4 10, 10 2 12 और 6 18 और 2 20। और कितने हो गए, 4, क्योंकि डी अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन इसमें कितने आएंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 ही बचे तो 4 ही आएंगे। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो, जब मैं डी की बात करता हूँ तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इसके कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं। किस तरीके से, 1 2 3 4 5, है ना।
अब मैंने आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का नियम भी बताया था, हुंड का नियम बताया था कि किस तरीके से भरते हैं। इसमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, एक भरा, एक भरा, एक भरा। अब इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इसमें जो ये एक कोष्टक खाली बचा है ना, एक कक्षक खाली बचा है, ये इसमें डिसबैलेंस की स्थिति क्रिएट करता है। अब ये जो डिसबैलेंस की स्थिति क्रिएट करता है, इसी स्थिति को काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो है ना, कौन सा 4s वाला, इस 4s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। कोई भी जो कक्षक होता है वो हमेशा प्रयास करता है, हमेशा जो कोई भी ऑर्बिट होता है, या सब ऑर्बिट की बात करें तो वो प्रयास करता है या तो उसमें आधे इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन हो, या तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है, ज़्यादा स्थायित्व रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। यानी चेंज कहाँ पे आया, चेंज यहाँ पर आया, ये तो यहाँ तक सेम ही है, उसके बाद क्या जाता है, ये 4s1 आ जाता है और ये 3d5 आ जाता है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाती है चीज़। किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से ना होकर ये इस तरीके से होता है। तो ये एक तरीके से अपवाद है। क्या और भी अपवाद है कोई, इसके बारे में और हैं, जैसे कि हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 29 होता है। कितना होता है, कॉपर 29 होता है ना परमाणु क्रमांक। इसके यदि इसको विन्यास को लिखें तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएंगे, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, और 3d कितने हो गए, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12 और 6 18 और 2 20। अब कितने बच गए, 9 बच गए, तो 9 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। अब इसको इस तरीके से होना चाहिए था ना, लेकिन इस तरीके से नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डी का जो इलेक्ट्रॉन कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं, है ना। इस तरीके से 5 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9, 9 हो गए। अब ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। तो होता क्या है कि ये जो 4s है ना, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, तो यानी कि ये तो हो जाते हैं 10 और ये हो जाता है 4s1। तो यानी किस तरीके से हो जाता है, ये 4s1 हो जाता है और 3d10 हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में ये ज़्यादा स्थायित्व है। बात आई आपकी समझ में। इसलिए ये इस तरीके से ना होकर, जो कि क्या सिद्धांत कहता है कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से ना होकर वो इस तरीके से होता है। ठीक है, बात आई आपकी समझ में। इसलिए कुछ अपवाद भी है ना। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गति, है ना, किस तरीके से भरे जाते हैं, पहले बने उसमें कौन कौन से कक्षाओं में, कौन कौन से उपकोषों में भरे जाते हैं ना। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।